Hello everyone, I am Nisha and I welcome to you in your own study point HLV Digital Classes। आज हम जानेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पेपर में पूछे जाते हैं वो किस तरीके से आते हैं, कैसे बताते हैं। Firstly, today we shall start our topic by a small changeable code which have written on the board. So let's see what has written on the board. Ideas are meaningless without action. Every has idea to succeed. Make your ideas real. Make them happen. Ideas are meaningless. आइडियाज़ हमारे तब तक मीनिंगलेस हैं, हमारे विचार तब तक जो हैं मीनिंगलेस हैं जब तक कि हम उन पर एक्शन या वर्क नहीं करते हैं। एवरीवन हैज़ आइडियाज़। प्रत्येक व्यक्ति के पास आइडियाज़ हैं। टू सक्सीड, सफलता को प्राप्त करने के लिए मेक योर आइडियाज़ रियल, तो अपने आइडियाज़ को हमें रियल बनाना है कन्वर्ट करके एक्शन में। मेक देम हैपन, तभी वो चीज़ें हमारे साथ होंगी। अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है मलेरिया। मलेरिया में हम जानेंगे कि मलेरिया क्या होता है, मलेरिया में इतिहास, उसके पहले जानेंगे कि मलेरिया का इतिहास क्या है, उसमें वैज्ञानिकों ने क्या योगदान दिए हैं, और मलेरिया में जो भूमिका निभाता है सबसे पहले पैरासाइट, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे कि उसमें कैसी जातियां होती हैं, विभिन्न प्रकार की मलेरिया होते हैं, उनमें जातियां भी होती हैं, और वो किस प्रकार मनुष्यों में रोगों को फैलाते हैं। दिया गया है मलेरिया। मलेरिया इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो सबसे बेहतरीन है एक टॉपिक जिसमें है एक मलेरिया। ये है चैप्टर 8 का मनुष्य स्वास्थ्य एवं कल्याण में। मनुष्य में होने वाले सभी प्रकार के रोगों में मलेरिया जो होता है वो सबसे विनाशकारी रोग होता है, जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और व्यापक रूप से सभी जो उष्ण कटिबंधीय और कटिबंधीय क्षेत्र के देशों में फैला हुआ है। 19वीं सदी तक ऐसा माना जाता था कि यहाँ पर जो दलदली क्षेत्र होता है और उससे उत्पन्न होने वाली जो गैसें हैं और नम वायु है, ये क्या करती है, उस जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वहाँ के एरिया को ये पॉल्यूटेड करती है। उसके बाद यहाँ पर वैज्ञानिक हुए जिन्होंने अपने अपने मत दिए हैं, जिसमें दिया गया है पहला चार्ल्स अल्फोंसे लेब्रॉन। इन्होंने क्या बताया, ये एक फ्रांसीसी चिकित्सक हैं, इन्होंने बताया है कि जो मलेरिया प्लाज्मोडियम होता है ये प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। उसके बाद डॉक्टर रोनाल्ड रोज जो थे उन्होंने 1904 में बताया कि जो मादा एनोफ्लीज मच्छर होता है उसके अमाशय में एक प्लाज्मोडियम की उच्छिष्ट होती है, उसी को इन्होंने खोजा था, जिसके लिए इन्हें 1902 में एक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रोनाल्ड रॉस ने ये भी बताया कि जो मलेरिया मादा एनोफ्लीज होती है वो एक रोगी से किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्तियों में भी उसे पहुंचाती है। नेक्स्ट टॉपिक है इसी में हमारा मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। इसमें कहा गया कि जो मलेरिया प्लाज्मोडियम होता है, अब इसका हमें क्योंकि थोड़ा ना बेसिकली इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कि आखिर मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम होता क्या है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जो होता है, प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रोटोजोआ संघ है, उसी के एक वर्ग स्पोरोजोआ का एक सदस्य, एक स्पीसीज है। ठीक है, इसका जीवन चक्र जो होता है वो 2 पोषदों में कंप्लीट होता है। पहला जो इसका है प्राइमरी होस्ट वो मनुष्य है, और दूसरा इसका सेकेंडरी होस्ट क्या है, मादा एनोफ्लीज। ठीक है, उसके बाद इसे अब क्योंकि 2 पोषदों में कंप्लीट करता है तो इसे हम कहेंगे द्विपोषदीय परजीवी। मनुष्यों में इसका प्रथम पोषक जो होता है वो मनुष्य होता है, और मादा एनोफ्लीज जो होता है वो इसका द्वितीय पोषक होता है। प्लाज्मोडियम की मनुष्यों में 4 प्रकार की जातियां पाई जाती हैं, और यही 4 प्रकार की जातियां मनुष्यों में क्या करती हैं, मलेरिया के लिए उत्तरदायी होती हैं। पहला इसमें दिया गया है हमारा
सुदम तृतीयक मलेरिया। अब यहाँ पर ये जानना होगा कि जो 4 प्रकार के हमारे जो प्लाज्मोडियम होते हैं पैरासाइट्स, तो वो कितने टाइप्स के होते हैं और उसमें वो कैसे कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला हमारा आता है सुदम तृतीयक मलेरिया, इसे इंग्लिश में कहते हैं बेनिगन टर्टियन मलेरिया। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के मलेरिया में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा ये फैलता है। ठीक है, और इस प्रकार के मलेरिया में जो ज्वर की पुनरावृत्ति होती है, मतलब एक बार ज्वर आया और उसके बाद में वो कितनी देर बाद आएगा, तो इसकी जो समय सीमा दी गई है, जो इसका दरमियान दिया गया है, वो दिया गया 48 घंटे पश्चात। लेकिन जो दूसरा वाला हमारा दुर्दम तृतीयक मलेरिया है, इसके अंतर्गत एक सबसे भयानक प्लाज्मोडियम पैरासाइट दिया गया है, जो कि पूछा भी जाता है पेपर में, दिया गया है यह मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सियम द्वारा फैलता है। इस पैरासाइट का नाम याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो जो ये मलेरिया होता है वो किसके द्वारा फैलता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा फैलता है। इसे हम सेरिब्रल मलेरिया भी कहते हैं, नोटेड पॉइंट है। इस प्रकार की मलेरिया में क्या होता है, ज्वर की पुनरावृत्ति 48 घंटे की ही होती है। इसके संक्रमण के परिणाम के स्वरूप जब ये हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है और जब ये हमें संक्रमित कर देता है, तो ये सबसे पहले हमारे लाल रुधिर अणुओं में क्या करता है, उनके समूहों में चिपकेगा। ठीक है, पहले इसने किसी एक अणु को लिया, उसे संक्रमित किया लाल रुधिर अणु को, उसके बाद में क्या करेगा, जो आसपास के अणु होते हैं उनको आपस में अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। जब ये आसपास में ऐसे ऐसे करके अट्रैक्ट कर लेता है, तो क्या होता है, जगह जगह पर अब ये संक्रमण फैला रहा होता है, जिससे क्या होता है, जो हमारी रुधिर केशिकाएं होती हैं उनके मार्ग में क्या होता है, अवरोध उत्पन्न होता है, जिस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसिस कहते हैं। जिससे क्या होता है, जो हमारा बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो हमारा रेजिस्ट होने लगता है, बाधित होने लगता है, जिससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है या रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारा दिया गया है चतुर्थक मलेरिया। ये इतना डेंजरस नहीं है, लेकिन सेकंड वाला जो था वो ज्यादा डेंजरस था। चतुर्थक मलेरिया में क्या होता है, यह प्लाज्मोडियम मलेरियाई के द्वारा फैलता है। ठीक है, इसमें ज्वर की पुनरावृत्ति 72 घंटे पश्चात, इससे पहले जो आपने देखा था उन सभी में 48 घंटे पश्चात थी ज्वर की पुनरावृत्ति, और इसमें क्या है 72 घंटे की दी गई है। ये इसे हम सब क्लिनिकल मलेरिया के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया है हल्का तृतीयक मलेरिया। यह प्लाज्मोडियम ओएल के द्वारा फैलने वाला मलेरिया है। इसमें ज्वर की पुनरावृत्ति 48 घंटे की पश्चात ही होती है। तो जब आपको 48 घंटे पश्चात की ही 3 चीजें दी गई हैं केवल चतुर्थक मलेरिया को छोड़ के, तो इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि 72 घंटे की पश्चात ही पुनरावृत्ति होती है ज्वर की। उसके बाद दिया गया ये कि जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल का उद्भवन काल होता है वो 14 दिनों का होता है। प्लाज्मोडियम मलेरियाई का जो होता है वो 28 दिन का होता है, और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो कि है खतरनाक, तो वो है उसका उद्भवन काल जो है वो 14 दिनों का होता है। अब यही सारे जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स हैं, जब ये अधिक जातियों द्वारा, एक से अधिक जातियों द्वारा फैलता है, तो इसकी पुनरावृत्ति प्रतिदिन होने लगती है। जब किसी को प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ने अगर कट किया, तो अब क्या होगा, वहां पर जब उसने अपने उपांग उसमें डाले, तो अब जब एक से अधिक जातियां हो जाएंगी तो क्या होगा, वो पुनरावृत्ति जो होगी वो प्रतिदिन होने लगेगी, और इसी को हम कहेंगे दैनिक मलेरिया या क्वोटिडियन मलेरिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसी का सब टॉपिक, जिसमें हमें हल्का सा जानना पड़ेगा कि सिम्टम क्या होते हैं। अब तो यहाँ पर ये बता दिया गया कि मॉस्किटो जो होता है वो अपने उपांग को इंजेक्ट करता है, लेकिन हमें ये भी जानना पड़ेगा कि वो मतलब अंदर क्या चीज़ ऐसी है जो वो इंजेक्ट करता है। तो ये इंजेक्ट करता है स्पोरोजॉइट, जैसा कि ये डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। जो स्पोरोजॉइट है वो डायग्राम में आपको दिख रहा है,
ऐसा होता है केवल एक स्पोरोजॉइट। स्पोरोजॉइट की 1 यूनिट यहाँ ली गई है जिसमें दिखाया गया है कि ये स्पोरोजॉइट है। स्पोरोजॉइट में बताया गया है कि ये स्पोरोजॉइट जो होता है वो एक केंद्र की होता है। स्पोरोजॉइट जो होता है वो सिकल होता है, मतलब हंसियाकार के आकार का होता है, ठीक है। और ये सबसे पहले जो होता है वो लिवर को इन्फेक्ट करता है। अब इस साइकिल को जानने से पहले हम थोड़ा सिम्टम जान लेते हैं इसके कि सिम्टम क्या है, तब हम इसकी साइकिल को जानेंगे। तो उसको जानने के लिए पहले हम सिम्टम लिखेंगे कि कैसे दिखाई देता है। तो पहला इसका सबसे दिखने वाला जो है वो है तेज बुखार आना, कपकपी के साथ तेज बुखार का आना। कपकपी के साथ तेज बुखार का आने का मतलब है ये 3 प्रकार से होगा। कपकपी के साथ तेज बुखार का आना, जैसे कि पहले ठिठुरना, उसके बाद तेज बुखार का आना, उसके बाद स्वेटिंग मतलब पसीना का निकलना जब बुखार चला जाए, उसके बाद आएगा जो है बड़ी कमजोरी आएगी बुखार चले जाने के बाद, उसके बाद जो होगा वो गहरी नींद आएगी। और नौसिया जिसे कहते हैं ये होता है जी मिचलाना, उसके बाद सिर और हाथ पैरों में ऐंठन का होना, उसके बाद में उल्टी होना। ये सारे जो होते हैं वो इसके सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट हमारी साइकिल पर। साइकिल में क्या दिया गया है कि जो मॉस्किटो होता है जो अपने लाल ग्रंथियों में प्लाज्मोडियम जैसी चीज़ों को अपने अंदर पैरासाइट्स को लिए हुए लाल ग्रंथियों में, उसके बाद ये क्या करेगा, प्लाज्मोडियम हमारी जो स्किन की ऊपरी परत होती है, लेयर होती है, उसमें क्या करेगा अपने परसिंग और सकिंग अपने मुख्य उपांग जो होते हैं उसके, उससे क्या होगा ये अंदर पहले चूषक और उसके बाद में इसका विभेदन अंग जो होता है उसके माध्यम से ये यहाँ पर स्पोरोजॉइट एंटर करेगा मॉस्किटो में। मॉस्किटो जो है वो स्किन में एंटर करेगा। उसके बाद ये क्या करता है, पैरासाइट्स स्किन को छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि जब ये यहाँ पर स्किन में क्या करेगा, स्पोरोजॉइट जब एंटर होंगे मॉस्किटो के थ्रू तो क्या होगा, ये हमारे ब्लड वेसल्स में जाएंगे और सबसे पहले लिवर वाले पार्ट को अफेक्ट करेंगे। वहां पर क्या करेंगे, पैरासाइट्स स्पोरोजॉइट्स रीच द लिवर थ्रू ब्लड। अब वो ब्लड सर्कुलेशन के मीडियम से क्या करेंगे, हमारे लिवर में जाएंगे। लिवर में जाने के बाद ये क्या करेंगे, लिवर में जाने के बाद ये क्या करेंगे, The parasite reproduce asexually in liver cell, bursting the cells, releasing into the blood cell. जो पैरासाइट्स होते हैं अब वो रिप्रोड्यूस अब लिवर सेल्स में क्योंकि जा चुके हैं, अब यहाँ पर इनको अपना एनवायरनमेंट बढ़िया सा मिल रहा है तो ये यहाँ पर अपनी जो इनकी जो संख्या है वो अपनी रिप्रोड्यूस करेंगे। तो द पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली इन लिवर सेल्स, बस्टिंग इन द सेल्स, रिलीजिंग इनटू द ब्लड। अब पैरासाइट अपनी संख्याओं को रिप्रोड्यूस करेंगे किसके थ्रू, असेक्सुअली मीडियम के थ्रू, अलैंगिक जनन के थ्रू, इन अ लिवर सेल, अपनी लिवर सेल में जो हमारे लिवर सेल होते हैं, बस्टिंग द सेल, और क्या करेंगे उस सेल को फाड़ेंगे उसके बाद में, एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड, और ये क्या करेंगे ब्लड में फ्लो होना स्टार्ट करेंगे। फिर दिया गया है नेक्स्ट पैरासाइट रिप्रोड्यूस। अब ये जब वो फटेंगे तो ये क्या होंगे, पैरासाइट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल्स। अब ये जो पैरासाइट्स होंगे वो असेक्सुअली मीडियम से हमारे ब्लड सेल्स जो हमारी रक्त कोशिकाएं होती हैं लाल रक्त, वहां पर जाएंगे, बस्टिंग द रेड ब्लड सेल्स। अब ये रेड ब्लड सेल्स जो होती है उनको फाड़ेंगे एंड कॉजिंग अ साइकिल ऑफ फीवर, और यहीं पर हमें फीवर आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही वो हमारी लिवर सेल्स में गई, लिवर सेल्स में उन्होंने अपनी संख्या को रिप्रोड्यूस किया, उसके बाद में लिवर सेल्स की संख्या जो लिवर सेल्स होती हैं उनको जब ये बस्ट करना स्टार्ट करेंगी, बस्ट करने के बाद जब ये हमारे फिर ब्लड में आएंगी, जब ब्लड में आएंगी तो ये क्या करेंगी, वहां की भी कोशिकाओं को ये क्या करेंगी, बस्ट करना चालू करेंगी, फाड़ना चालू करेंगी, और उसमें क्या एंड अदर सिस्टम और बाकी सारे हमको सिम्टम दिखाई देंगे। रिलीज्ड पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल, और ये क्या करेंगे, ये जो पैरासाइट हैं
और किसी नए जो हमारे रेड ब्लड सेल हैं उनको ये इन्फेक्ट करना प्रारंभ करेंगी। इसमें क्या होता है, अब यहाँ पर ये साइकिल जो होती है हमारी, यहाँ पर जब ये रेड ब्लड सेल वहाँ पर इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर दी नई सेल्स को, अब यहाँ पर क्या होगा, सेक्सुअल स्टेजेस गैमोसाइट्स डेवलप इन रेड ब्लड सेल। यहीं पर अब हमारी जो सेक्सुअल स्टेज है वो स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हमारे बनते हैं गैमेटोसाइट्स, जो कि हमारे रेड ब्लड सेल में डेवलप हो रहे हैं। इनमें ये मेल होंगे और फीमेल होंगे। ये जब दो अलग अलग निकलेंगे तो ये गैमेटोसाइट्स, अब ये फ्यूज हो रहे हैं तो गैमेटोसाइट बनाएंगे। अब ये स्टेज जो होती है वो यहीं पर एंड होती है ह्यूमन के अंदर। उसके बाद में ह्यूमन होस्ट के बाद में अब ये आ जाती है अब क्या होगा, यहाँ पर मॉस्किटो आएगा। अब क्योंकि वहां पर जो उसके गैमेटोसाइट्स हैं वो सारे तरीके अच्छे तरीके से क्या हो गए हैं, डेवलप हो चुके हैं। तो अब मॉस्किटो जो है, अब क्योंकि संक्रमित ब्लड को अपने अंदर लेगा तो ये गैमेटोसाइट वाली जो स्टेज होगी ये अपने अंदर लेगा। फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप गैमेटोसाइट्स विद ब्लड मील। अब ब्लड मील के थ्रू ये क्या होगा, गैमेटोसाइट की जो स्टेज है वो अपने अंदर लेगा। ये एक चीज दी गई है इसमें की, जो कि दिखाई गई है, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द मॉस्किटो इंटेस्टाइन। अब ये क्या होगा, जो उसने ब्लड मील लिया है वो उसके इंटेस्टाइन में जाएगा और वहां पर वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा, वहां पर स्टार्ट करेगा। मॉस्किटो होस्ट में ही ये सारी प्रोसेस हो रही। यहाँ पर स्पोरोजॉइट को दिया गया है, मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजॉइट एस्केप फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड। अब यहाँ पर अमाशय में एक क्रॉप की दीवार पाई जाती है। जो ये ब्लड मील ली हैं अपने अंदर, वो क्या करेंगी, ब्लड मील के थ्रू जो अन्य चीजें इन्होंने ली हैं वो क्रॉप के दीवार पर क्या होंगी, परतों की तरह जम जाएंगी। और जो इन्होंने जो स्टेज ली थी गैमेटोसाइट, वो क्या होगी, उसिस्ट की तरफ वहीं पर डेवलप होगी, क्योंकि उन्हें अपना मीडियम मिल जाता है। उसके बाद में आता है यहाँ पर, अब ये मैच्योर जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है, ये इन्फेक्टिव स्टेज, ये स्पोरोजॉइट जो होगा इसके स्केप होगा कहाँ से, इंटेस्टाइन माइग्रेट इनटू द मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड। अब ये माइग्रेट का मतलब मूव करेगा, कहाँ पर मूव करेगा, स्केप फ्रॉम द इंटेस्टाइन से ये मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड की तरफ मूव करेगा। उसके बाद मूव करने के बाद क्या होगा, व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स अनदर ह्यूमन स्पोरोजॉइट्स आर इंजेक्टेड विद बाइट। अब ये जब किसी अलग अन्य मनुष्य को जब ये इंजेक्ट करेगा तो ये जो स्पोरोजॉइट की ये अवस्था है, ये उसके फिर से वही साइकिल दोबारा रिपीट हो जाएगी, फिर वो ह्यूमन में स्पोरोजॉइट चला जाएगा। यहाँ पर अब उसके बाद दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है ये प्लाज्मोडियम मच्छर में लैंगिक जनन, हमने ह्यूमन वाली बता दी है। लैंगिक जनन आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके आप ये नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये पूछा जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्लाज्मोडियम मादा मच्छर में लैंगिक जनन, जिसमें दिया गया है लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम इन फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, जिसमें दिया गया लैंगिक अवस्था गैमेटोफाइट आरबीसीज में विकसित होती है। एनाफ्लीज मच्छर जब संक्रमित होता है तो मनुष्य का प्लाज्मोडियम युग्मक जनक अवस्था में, जैसे हमने बताया था गैमेटोफाइट, तथा अन्य क्रॉप में पहुंच जाती है। जो मच्छर की दीवार होती है क्रॉप की, उसमें युग्मक के अलावा और जो सभी प्रावस्थाएं होती हैं उनका वहीं पर पाचन हो जाता है और युग्मकों की निषेचन के फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनक सिंक्रियन, यहाँ पर लिख लीजिएगा, सिंक्रियन का निर्माण होता है। उसके बाद क्या होता है, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। युग्मनज कुछ समय पश्चात क्या होता है, बल युग्मनज कहलाने लगता है। उकनाइट या मच्छर के क्रॉप के दीवारों में धंसकर पेरिटोनियम स्तर तक पहुंचकर गोलाकार स्पोरोन बनाती हैं। ये ज्यादा इतना विशेष नहीं, तो आप इसे क्रॉप भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बीजाणु जनन। इसमें बताया गया है कि जो क्रॉप की मिति में उसिष्ट होते हैं
वो पदार्थों को ग्रहण करते हैं और अपने आकार में वृद्धि करते हैं, और पूर्ण वृद्धि के पश्चात क्या होता है, बीजाणु जनन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इसमें समसूत्र विभाजन द्वारा बीजाणु जनन होता है। इसके फलस्वरूप इसमें हंसियाकार की साइट का निर्माण होता है। ये जो स्पोरोफाइमेटर कोलार है ये ग्रंथियों में संग्रहित होते हैं और मच्छर काटने से एक नए पोषक शरीर में पहुंचकर पुनः अलैंगिक चक्रण प्रारंभ करते हैं। इसमें दिया गया है कि प्लाज्मोडियम की अधिकांश जो प्रजातियां होती हैं वो नई पुराने सभी को संक्रमित करने की क्षमता रखती हैं। अब यहाँ पर हम इनके ट्रीटमेंट की बात करेंगे, जिसमें बताया गया है क्या बताया गया है, ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। इसमें बताया गया है, क्या बताया गया है, मलेरिया हेतु परंपरागत औषधि जो क्विनैन है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्विटाइन, ये क्या है, जो सिंकोना के प्रमुख एक वृक्ष होता है उसकी छाल से तैयार किया जाता है। एक वृक्ष होता है जो छाल से तैयार किया जाता है। मच्छरों में मलेरिया रोग के लिए कीटनाशकों के लिए ये प्रतिरोधकता है। कार्यक्रम के कार्य को जटिल बना दिया यहाँ पर इसकी जो कीटनाशकों की प्रतिरोधकता है, और ये प्लाज्मोडियम के विभिन्न प्रावस्थाओं पर प्रभावी तथा उनका नाश करती हैं। उसके बाद बताया गया है कि जो मलेरिया का नियंत्रण होता है, अब हम मलेरिया पर कैसे नियंत्रण अपना रख सकते हैं। यहाँ पर मच्छरों के साथ प्यूपा का विनाश मलेरिया की रोकथाम और एक अत्यंत प्रभावकारी है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम होती है उसका यूज कर हम जो है मलेरिया को नियंत्रित कर सकते हैं। तो हमारा आज का ये टॉपिक यहीं पर सेशन एंड होता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। If you feel that the upcoming lecture videos can be improved, then please write your comment in the comment section of this video. Thank you for watching till the end of this video.